मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले लाइन में उसने कहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इधर को जा रहा है v1 वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इधर को जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इधर को जा रहा है v3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये जा रहा है v4। अंधा अपने आप चलने सारे लग रहे हैं। ठीक है, कोई प्रेफरेंस डायरेक्शन नहीं कि वो इधर को ही जाएगा, इधर को ही जाएगा, इधर को ही जाएगा, इधर को ही जाएगा, सब अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, इन सब का जो एवरेज आ रहा है, क्या आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 0। अगर मैं कंडक्टर ले लूँ ऐसे करके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक इधर को चल रहा है, एक इधर को चल रहा है, एक इधर को, ऐसे करके चल रहा है सारे, लेकिन फिर भी वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को पार नहीं कर रहे। ठीक है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को, कोई इधर, यानी कि टोटल एवरेज कितना आ रहा है इसका, क्योंकि अगर वेलोसिटी आगे उसके बाद 0 नहीं आई तो क्या बन जाएगा, करंट। ये तब की कंडीशन है जब हमने बैटरी से नहीं जोड़ा। मतलब अगर ये कंडक्टर है बोर्ड, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई इधर को चल रहा है, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, सब मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी क्रॉस सेक्शन से क्या नहीं हो रहे, पार नहीं हो रहे। इस वजह से करंट किसी एरिया में से पार नहीं हो रहे। ठीक है, ये मान लो एरिया है, जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन पार नहीं करेंगे करंट नहीं मिलेगा, वैसे हिल डुल रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो हिल डुल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, इस स्पीड से हिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये स्पीड आई कहाँ से, तो हम जब आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं, जब लर्न करें, तो हमने एक चीज पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 ऑफ kT। ठीक है, ये जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े तो हमें पता चलता है किसी भी गैस का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन भी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। जब हम पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, और यही हमारा क्या बना देता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता है। ठीक है, इतना बन गया हमारा, लेकिन हमें क्या फ्लो कराना है, करंट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कंडक्टर लूँ, ठीक है, जैसे ही मैं कंडक्टर में क्या क्रिएट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया बहुत बड़ा था पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव, और जैसे ही ये क्रिएट होगा तो सारे नेगेटिव कहाँ जाएंगे, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दूंगा तो सारे नेगेटिव और सारे नेगेटिव इधर, सारे पॉजिटिव, और इसके अंदर एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, हो जाएगी ना। और अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है तो करंट कैसे जा रहा होगा, सेम ऐसे जा रहा होगा, यहाँ क्या जा रहा होगा, करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे, उल्टे जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जैसे करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों चीजें उल्टे चलेंगे। ठीक है, अगर इसी फॉर्म को मैं कैसे बना दो, कंडक्टर, मेरा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए मैंने इसे किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा ना। बैटरी क्या क्रिएट कर देगी, पोटेंशियल डिफरेंस, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा, एक तरफ का पोटेंशियल कम, तो ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे सारा मैंने मान लिया पॉजिटिव है, यहाँ सारा नेगेटिव, तो इधर को क्या क्रिएट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स किधर पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे, F इक्वल टू क्या होता है, E इंटू, होता है ना, इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं, इधर को, तो फोर्स बराबर इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। E इज इक्वल टू वाला फॉर्मूले से आ गया। करंट कैसे जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा ना करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला निकाल दो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, जितना इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है और जितनी इस कंडक्टर की क्या है, ये होता नहीं है, ये रिलेशन नहीं पढ़ा, E इक्वल्स टू dV अपॉन में dx, तो V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस, L मानी लेंथ ऑफ, ठीक है।
इतना हो गया। अब यहाँ से किधर को जा रहा है फोर्स, तो हम यहाँ से लिखेंगे F इक्वल टू क्या है E इंटू ए। फोर्स को क्या लिखते हैं, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस डन। अब देखो अब हम करते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देते हैं बेटा। देखो मैंने कहा पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, ये है तब, फिर ये थोड़ी देर में कहाँ गया, यहाँ, थोड़ी देर में फिर ये कहाँ गया, फिर ऐसे। देन ये तब की कंडीशन थी जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो रूट का क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कहाँ जाएगा पीछे। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर को आ जाएगा, इधर को। ये मान लो यहाँ से कहाँ गया, आ गया। सेम ये यहाँ पे आ गया तो ये फिर यहाँ चलेगा, तो ये वाला भी कहाँ जाएगा, थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। इसी वजह से ये वाला भी कहाँ जाएगा, थोड़ा सा इधर को, और फिर ये यहाँ आएगा, ये भी थोड़ा सा इधर को, और लास्ट में ये थोड़ा सा इसने इतना गैप कवर कर लिया। जैसे ही करंट लगाते ही थोड़ा सा क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे ड्रिफ्ट। रूल के अकॉर्डिंग अगर बच्ची ये वाले के लिए पहली वेलोसिटी यू है, पहले वो यू से चल रहा था, फाइनल वो किससे चलने लगा, ई से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाला V1 इक्वल टू U1 प्लस 80, फॉर्मूला याद है, V इक्वल टू U प्लस 80। तो 1 है तो मैंने क्या लगाते हैं 1, और T के आगे भी। एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है क्योंकि सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, फोर्स भी सबके लिए सेम आएगा, सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा U1 प्लस V माइनस E M E अपॉन में M और साथ में E। ये पहले वाले के लिए सेम, दूसरे वाले की वेलोसिटी सेम, तीसरे वाले की वेलोसिटी होगा। डॉट 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 बहुत सारे आ जाएंगे। तो नेट के लिए मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ जाएगा डी एवरेज। शुरुआत में जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या थी, शुरुआत में जब हम शुरू में चल रहे थे, भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो शुरुआत में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इन सबको प्लस करके क्या आने वाला है 0 0 0। अगर लिखना तो हम क्या लिख देंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 U1 अपॉन में साइन लगा के, और आंसर क्या जाएगा एवरेज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म कौन है, ठीक है। सेम आगे चलेंगे हम, इस वाले ये क्या आ जाएगा साइन माइनस ई अपॉन में एम और साथ में टी एम, या फिर हमें कहते हैं तो माने होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इसे टोटल टाइम जो लगा, पहला टाइम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा, तो हर टक्कर में मिला के जो टोटल टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे क्या लिखते हैं टो। अगर सिंपल लिखना है तो टो इक्वल टू होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn अपॉन में ये हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब पहला टाइम यहाँ से यहाँ जाने में, दूसरा फिर टक्कर खाई, फिर टाइम टाइम टाइम, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से लेके जो टोटल लग गया वो आ गया एवरेज, नहीं तो सिंगल है, ठीक है। तो V फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, V एवरेज इक्वल टू माइनस ई अपॉन में और साथ में टो, ऐसे ही हम क्या कह देते हैं हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर, ठीक है। मान लो मेरा ये कंडक्टर है, ओके, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट।
करंट फ्लो होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैटरी जो पोटेंशियल क्रिएट करेगी। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कैसे रहेगी, ऐसे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कैसे करेगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, देन हमारे पास फॉर्मूला आया था आई इक्वल टू, याद है कल एक फॉर्मूला निकाला हमने, आई इक्वल टू बी क्यू एन ए। हमने क्यू की जगह क्या यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चलता है, हम इसे लिखेंगे ये। व्हाट इज द वेलोसिटी, अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आया था उसका, माइनस ई टो और अपॉन में एम, साथ में टो और साथ में ई, और एक और ये रहा ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख देंगे डी अपॉन एन, हम यहाँ लिख देंगे ई की जगह लिख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा आई इक्वल टू ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ कौन सा लगाएंगे साइन, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ जाएगा ई स्क्वायर, साथ में टू अपॉन में एम, और साथ में एन और ए आएगा। और ई की जगह क्या आ जाएगा, डन। अब मैं इस सबको इधर लेके चल जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आई, और साथ में ये जाएगा एल, और एम ऊपर, और अपन में जाएगा ई स्क्वायर, तो एन और ए, और इक्वल टू आ जाएगा बी। डन। जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे। तो ये जो डिजिट होती है इसे हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू आई। R इक्वल टू क्या आ गया हमारा, L M अपॉन में A, और साथ में E स्क्वायर N और डन। इसी वाली चीज को हम क्या कह देते हैं, रजिस्टिविटी, जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास में। और फॉर्मूला बन जाता है R इक्वल टू रो, ठीक है। रजिस्टिविटी जिस पर डिपेंड रहती है वो होता है मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और तो रूल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड हो रहा है, लेंथ पे डिपेंड हो रहा है, एरिया पे डिपेंड हो रहा है, मास, इन सब पे डिपेंड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। शेप पे डिपेंड है, साइज पे डिपेंड है, और ज्योमेट्री पे डिपेंड है। ज्योमेट्री मतलब क्या है उसके अंदर, वो सब चीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम क्या लेंगे, जैसे हम एन बढ़ा देंगे, एन का मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे कि वो मेटेलिक नेचर है, ठीक है। मेटेलिक नेचर का मतलब ज़्यादा डेंसर है, मेटेलिक या फिर खोखला है, ये सब। तो जैसे ही नंबर ऑफ एन बढ़ाएंगे, एन जैसे ही बढ़ने लगेगा तो मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, एन जैसे ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। जितना ज़्यादा मेटल वाला होता है उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होता है, कम। इसलिए करंट उसमें से जल्दी जल्दी क्या होता है, आ सकता है। क्योंकि अगर फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अगर करंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, V अपॉन में आर। आर जितना ज़्यादा कम होगा करंट उतना ही बढ़ेगा, नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी ना आंसर उतना ही बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड, यदि हम क्या बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, मान लो ये दो पार्टिकल यहाँ है, टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी जल्दी हिलेंगे, जल्दी जल्दी हिलेंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जल्दी तेज चलेगा तो जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और अगर जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा तो ये क्या हो गया, छोटा, ये छोटा हो गया तो आगे क्या हो जाएगा,
और आर अगर बड़ा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गेज है जो हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और कुछ करने की जरूरत है, ये क्या होती है, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं। इतना करने के बाद हम पढ़ते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती है कि मीडियम कैसा है, मीडियम का नेचर कैसा है, कौन सा मीडियम है। क्योंकि रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी तो खाली छोटा सा हिस्सा है ना, तो ये छोटा सा हिस्सा किस पे डिपेंड हो रहा, मास पे। मास किसका होता है, मीडियम का। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो मीडियम में। जितने ज़्यादा होते हैं ये भी मीडियम पे डिपेंड है। टेम्परेचर भी क्या होता है, सॉरी टाइम पीरियड भी मीडियम के अंदर। ये किस पे डिपेंड होता है, मेनली मीडियम पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे रो का फॉर्मूला क्या आता है, m e स्क्वायर n और साथ में जैसे ही टो बढ़ाएंगे, ये वाला केस है ना, अगर मैं फर्स्ट केस लूँ कौन से वाला, ये n को अगर मैं बढ़ा दूंगा n बढ़ने लगेगा, n जितना बड़ा होगा रेजिस्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड केस, तो जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो, ठीक है। हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को रोकता है, करंट को फ्लो कराता है। जितना बढ़िया कंडक्टर होगा उतने ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसे हम लिख देते हैं या तो 1/R, सिंपल। रेजिस्टेंस का काम करंट को रोकना है, तो उसका जो उल्टा होगा क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R, यानी कि हम लिखते हैं डेल इक्वल्स टू 1/R का फॉर्मूला क्या होता है, यही है ना पूरा, यही है। इसे उल्टा कर देंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में एल और साथ में, ठीक है। सेम उसकी यूनिट क्या होती है, आर की ओम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। उसके बाद अगर कंडक्टेंस है तो वहां पे क्या रहता है, रजिस्टिविटी, यहाँ आएगा कंडक्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी करंट को रोकता है तो कंडक्टिविटी करंट को फ्लो कराएगा, तो उसे कहते हैं सिग्मा, और वो होता है 1/, रो का फॉर्मूला क्या था, ये वाला, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू ई स्क्वायर एन तो अपॉन में डन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रो की यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाएगा ओम मीटर की पावर, ठीक है। उसके बाद एक क्वांटिटी और आती है हमारे जो हमने पहले पढ़ी थी, जे माने करंट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो बराबर होती है करंट अपॉन, याद है,